शैतान की चमड़ी। एक दफा का जिक्र है कि उस दुनिया के एक दूर दराज के मुल्क जहाँ फितरत हर रात आसमानी व आफाकी रोशनियों के नए नजारे पेश करती है, में एक लड़का रहता था जिसने शैतान को हराया और उससे उसकी बेहतरीन शेर छीन ली। उस लड़के का नाम वकास था, लेकिन सब इसे विकी कहते थे। उसके दो भाई भी थे और वो दोनों उससे बड़े थे। उन दोनों ने भी शैतान से पंगा लिया था, लेकिन उनकी खाई। उनके बाद विकी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसके भाइयों को यकीन था कि विकी ने भी उनकी खाकर लौटना था, लेकिन ऐसा न हुआ। कहानी कुछ यूं शुरू हुई। एक रोज सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरे लिए अब वो वक्त आ गया है कि मैं दुनिया में बाहर जाऊं और कुछ काम करूं, कुछ कमाऊं, अपने अलावा तुम दोनों का भी पेट भरूं। तुम दोनों उस वक्त तक घर पर ही रहना जब तक तुम ये न जान लो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। दोनों छोटे भाइयों ने उससे इत्तेफाक किया। बड़े ने बाहर की दुनिया की राह ली। वो मुल्क में हर जगह गए, लेकिन कहीं भी नौकरी हासिल न कर सका। सारे मुल्क में बेरोजगारी आरूद पर थी। एक रोज वो दरख्त तले ना उम्मीदी के आलम में बैठा था कि शैतान उसके सामने आया और उससे मायूसी की वजह पूछी। लड़के की कथा सुनकर शैतान ने इसे फौरन काम पर रख लिया, लेकिन उसकी शराइत अजीब थी। मेरे लिए काम करो, शैतान ने कहा। नहीं बता करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आराम से रहोगे, तुम्हें अच्छा पहनने को और अच्छा खाने को मिलेगा। तुम जब भी कभी घर जाओगे तो मुआवजे की मुनासिब रकम तुम्हारी जेब में होगी, लेकिन उसके लिए हमें आपस में एक सौदा करना होगा। हम दोनों में से जो कोई भी अगर अपने फंसे पर काबू न रख सका तो इसे अपनी खाल से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे जूतों के एक जोड़े के तले बन सके। अगर मैं अपने फंसे पर काबू न रख सका तो तुम्हें अख्तियार होगा कि मेरी खाल का एक बड़ा टुकड़ा उतार लो, लेकिन अगर तुम अपने फंसे पर काबू न रख सके तो यही काम नहीं करूंगा। बड़े वाले लड़के ने उस शर्त से इत्तेफाक किया तो शैतान इसे फौरन अपने घर ले गया और इसे काम पर लगा दिया। ये कलहाड़ी लो, उसने कहा। घर के पछाड़े जाओ और मेरे आतिशदान के लिए लकड़ियों के कुछ टुकड़े काट कर ला। लड़के ने कलहाड़ी ली और बाहर उस जगह गए जहाँ लकड़ियों का ढेर पड़ा था। लकड़ी काटना तो काफी आसान काम है, उसने दिल ही दिल में सोचा। उसने लेकिन जैसे ही कलहाड़ी चलाई तो इसे पता चला कि कलहाड़ी की तो धार ही न थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लकड़ी का एक भी टुकड़ा न काट सका। उस कलहाड़ी के साथ काम करना वक्त जाया करने के बराबर है और यूं ठहरना बेवकूफी होगी। वो चलाया। उसने चुनचक कलहाड़ी फेंकी और ये सोचकर कि शैतान से फरार हासिल करे ताकि किसी दूसरी जगह जाकर काम तलाश कर सके, वो वहां से भाग गया। लेकिन शैतान ने इसे भागने न दिया। वो उसके पीछे भागा और इसे जा लिया। उसने लड़के से पूछा कि वो बिना बताए क्यों कर वहां से जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता, लड़का रो पड़ा। ठीक है, शैतान ने कहा, लेकिन उस हवाले से फंसा मत खा। लेकिन मुझे फंसा आ जाएगा, लड़के ने कहा। ये ख्याल ही फंसा दिलाने के लिए काफी है कि तुम मुझसे ये तौक़े करो कि मैं इस जैसी कलहाड़ी के साथ लकड़ी काटूं। ठीक है, शैतान ने जवाबन कहा। तुम चूंकि मुझसे हो कि तुम फंसा खागे, तो ऐसा है कि तुम्हें अपनी चमड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा मुझे देना होगा जिससे मेरे बड़े जूतों के जोड़े के लिए तले बन सकें। हमारा मुआहदा यही तो था। लड़का चीखा चलाया और एहतजाज किया, लेकिन शैतान ने उसकी एक न सुनी और अपनी जगह अड़ा रहा। उसने एक लंबा चाकू निकाला और अपने जूतों के लिए लड़के की कमर से काफी सारी चमड़ी उतार ली। अब जबकि मैंने मुआहदे के मुताबिक अपना हक वसूल कर लिया है, वो बोला, तुम जा सकते हो। सबसे बड़ा भाई लिंगलाता हुआ घर की जान चल दिया। वो तलफी के साथ अपनी किस्मत को कोस रहा था जो बदकिस्मती बनकर उस पर आन पड़ी थी। मैं थका हुआ हूँ और बीमार भी हूँ, उसने अपने भाई को बताया। मैं घर पर ही रहूंगा और आराम करूंगा। अब तुम में से किसी एक को बाहर जाना और काम करना होगा। मंझले भाई ने फौरन कहा, मुझे खुशी होगी कि तुम बाहर की दुनिया में जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो बड़े भाई के साथ हो चुका था। पहले तो इसे भी कहीं कोई काम न मिला और फिर वो भी शैतान से मिला। शैतान ने उसके साथ भी वही मुआहदा किया जो वो पहले उसके बड़े भाई से कर चुका था। वो मंझले लड़के को घर ले गया और इसे भी वही कंद कलहाड़ी थमाई और लकड़ियों के टुकड़े करने के लिए बाहर भेज दिया। जैसे ही मंझले ने कलहाड़ी से वार किया, तब से भी कलहाड़ी के कंद ढूंढने का एहसास हुआ और उसने भी इसे वहीं फेंक कर वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन शैतान ने इसे फरार होने न दिया और इसे तब तक रोके रखा जब तक उसने इससे भी खाल का एक टुकड़ा हासिल न कर लिया। और फिर मंशा भी लिंगलाता और अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर लौट आया। तुम दोनों को उस हालत तक किसने पहुंचाया है? विकी ने पूछा। तुम बाहर की जालिम दुनिया में जाओ और काम तलाश करो, उन्होंने कहा। तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हमें किसने इस हाल में पहुंचाया है, और जब तुम्हें ये पता चल जाए तो हमारी तरह लिंगलाते हुए और ये तौक़े करते हुए घर न लौटना कि हम तुम्हें दिलासा देंगे या तुमसे हमदर्दी करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे।
विकी ने ये सुना और अगले रोज ही अपने सफर का आगाज कर दिया, जबकि उसके दोनों भाई एक दूसरे की जख्मी कमरों की देखभाल और जख्मी जज्बात की चाराजोई के लिए घर पर ही रहे। विकी के साथ भी वही कुछ हुआ जो उसके भाई पहले भुगत चुके थे। पहले तो इसे भी किसी ने काम न दिया और जब बाद में वो शैतान से मिला तो उसने भी उसकी नौकरी इसी शर्त पर कर ली जिस पर उसके भाई ने की थी। शैतान ने इसे भी वही कलहाड़ी दी और इसे लकड़ी काटने भेज दिया। पहले ही बार से विकी जान गया कि कलहाड़ी की धार नहीं और ये कि उसने इससे लकड़ी का एक टुकड़ा भी काट नहीं सकना था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और उसे उम्मीद न आया बल्कि हंस दिया। मेरा ख्याल है कि शैतान ये समझता है कि मैं इस छोटी सी बात पर अपनी चमड़ी जिंगाऊंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने कलहाड़ी एक तरफ रखी और लकड़ियों के ढेर के पास गए और लकड़ी हटाना शुरू कर दी। इसे लकड़ियों के नीचे शैतान की बिल्ली बैठी नजर आई। ये सरमई सर वाली आफरीत नुमा मुखाब थी। हाँ, विकी ने सोचा, मुझे यकीन है कि उसमें कोई वैध है और मुझे उस बिल्ली के साथ कुछ न कुछ करना है। उसने कलहाड़ी नीचे की और एक ही बार में बिल्ली का सर तन से जुदा कर दिया। ऐसा करना था कि कलहाड़ी की धार न सिर्फ बहाल हो गई बल्कि ये तेज भी थी। विकी को उसके बाद लकड़ियों के टुकड़े करने में जिनमें मुश्किल पेश न आई और उसने शैतान की तरफ से कहीं ज्यादा लकड़ी काटकर छोटे टुकड़ों का ढेर लगा दिया। रात के खाने पर शैतान ने पूछा, हम भाई विकी, तुमने वो काम खत्म कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? जी मालिक, मैंने सारी लकड़ी काटकर छोटे टुकड़ों का ढेर लगा दिया है। शैतान हैरान हुआ, वाकई मालिक, आप चाहें तो खुद जाकर देख सकते हैं। उसका मतलब है कि तुम्हें लकड़ियों के ढेर में कुछ मिल गया था, क्या ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अलबत्ता वहाँ एक नागवार सी बोली बिल्ली मौजूद थी। शैतान बोला, तुमने उस बिल्ली के साथ कुछ किया तो नहीं? मैंने तो बस उसका सर घर से जुदा किया और इसे दूध फेंक दिया था। क्या? शैतान गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हें मालूम न था कि वो मेरी बिल्ली थी? मालिक, अब जबकि ये हो चुका है, विकी ने सुकून से कहा, अब आप एक छोटी सी बात मतलब मरी हुई बिल्ली पर तो गुस्से में नहीं आई या आएंगे? हमारे दरमियान हुए सौदे को मत भूलिए। शैतान अपना फंसा पी गया और बड़बड़ाया, नहीं, मैं फंसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है कि तुम्हें मेरी बिल्ली के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अगले रोज शैतान ने विकी को हुक्म दिया कि वो जंगल में जाए, दरख्तों के तने काटे और उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर घर वापस आए। मेरा सहकिता तुम्हारे साथ जाएगा, उसने कहा, और जब तुम घर वापस लौटो तो बिल्कुल वही रास्ता अख्तियार करना जो मेरा किता अख्तियार करे। विकी जंगल में गया, तने काटे, उन्हें छुपड़े पर लादा और फिर शैतान के काले कुत्ते के पीछे पीछे बिल को हांकिता घर की जानिब लौटने लगा। जैसे ही वो शैतान के घर के फाटक पर पहुंचे, काला किता फाटक में मौजूद एक सुराख में घिसा और पार निकल गया। मुझे अपने माल के हुक्म पर चलना चाहिए, विकी ने खुद से कहा। उसने चुनचा बिल को काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और इसी सुराख के जरिए फाटक के अंदर दाखिल किए जिसमें से काला किता अंदर गया था। उसने फिर तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें सुराख के जरिए अंदर कर दिया। उसने छुपड़े के भी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें भी अंदर धकेल दिया और आखिर में खुद भी रेंगता हुआ उस सुराख से फाटक पार कर गया। उस रात शैतान ने खाने पर फिर उससे पूछा, हम तो विकी, क्या तुमने वापसी पर वही रास्ता अख्तियार किया जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था? जी हाँ मालिक, मैंने काले कुत्ते के ही रिश्ते को अपनाया था। क्या? शैतान चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है कि तुमने भी गाड़ी और तने भी फाटक में मौजूद उस सुराख से गुजारे जिसके जरिए किता अंदर दाखिल हुआ था? जी मालिक, मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, शैतान ने यकीन से कहा। ठीक है मालिक, लेकिन आप खुद बाहर जाकर देख लो। शैतान बाहर गया और जब उसने वो तरीका देखा जिसको बरत कर विकी ने उसके हुक्म को पूरा किया था तो वो गुस्से से भर गया। विकी ने लेकिन इसे ये कहकर चौक करा दिया, मालिक, अब जबकि ये हो चुका है तो आप उस छोटे से मामले पर फंसा क्यों होते हैं? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? समझौते को याद रखें। नहीं, मैं यहाँ पे से बाहर नहीं हो रहा, शैतान ने एक बार फिर फंसा पेते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि तुमने ये सब काम भी बहुत बुरी तरह से अंजाम दिए हैं। उस रात शैतान सारा वक्त हंसे की आग में जलता रहा और विकी के खिलाफ बुड़बुड़ करता रहा। हमें उस लड़के से जान छुड़ाना होगी, बस बहुत हो चुका, उसने अपनी बीवी से कहा। ऐसा भी था कि जब जब विकी शैतान के सामने जाता तो शैतान इसे मुस्कुरा कर देखता, लेकिन जैसे ही वो विकी उसके सामने से हट जाता, शैतान का उसके बारे में वसा फिर से उदाता। उसने जोर देकर बीवी से कहा, जब तक ये लड़का यहाँ है हम अमन और सुकून से नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक है, उसकी बीवी बोली, अगर तुम ऐसा ही महसूस करते हो तो तुम उस वक्त जब वो सो रहा हो इसे मार क्यों नहीं देते? हम उसकी लाश दरिया में फेंक आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये एक अच्छा ख्याल है, शैतान ने जवाब दिया, तुम मुझे रात के तीसरे पहर अट्ठा देना और मैं ऐसा ही करूँगा।
विकी ने उनकी बातें सुन ली थी। वो लजा उस रात जागता रहा। उसने जब शैतान और उसकी बीवी के खराटों से अंदाजा लगाया कि वो गहरी नींद सो चुके थे तो वो अट्ठा उनके बिस्तर के पास गया और शैतान की बीवी को जगाए बगैर से आराम से बाजुओं पर उठाया और लाकर अपने बिस्तर पर लटा दिया। उसने फिर उसके कपड़े पहने और खुद शैतान के पल्लू में लेट गया। फिर उसने शैतान को जगाया। तुम क्या चाहती हो? शैतान नींद में बुड़बुड़ाया। हिश, विकी ने सरगोशी की। क्या हमारे उठने का और विकी को मारने का वक्त नहीं हो गया? हम, शैतान ने जवाब दिया, हो गया है, आ चलें। वो खामोशी से उठे। शैतान ने दीवार पर से एक बड़ी तलवार उतारी। वो पंजों के बिल चलते विकी के बिस्तर की जानिब बढ़े और फिर शैतान ने एक ही बार में अपनी बीवी का सर तन से जुदा कर दिया जो विकी के बिस्तर में लेटी सो रही थी। अब चलो, वो बोला, हम इसे पलंग समेत उठाते हैं और झील में फेंकाते हैं। विकी ने पलंग को एक तरफ से पकड़ा और शैतान ने दूसरी तरफ से। वो अंधेरे में ठोकरी खाते कैच में फंसते हुए दरिया तक पहुंचे और लाश को पलंग समेत दरिया बंद कर दिया। एक अच्छा काम अंजाम आ गया, शैतान ने हंसते हुए कहा। वो दरिया से लुटे और बिस्तर में जा घुसे। शैतान फौरन ही सो गया। अगली सुबह जब शैतान नाश्ते के लिए जागा तो उसने देखा कि विकी दरिया बनाते हुए पतीली में चमचला रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? शैतान ने पूछा। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी कहाँ है? अलामत वाविल। आपकी बीवी? क्या आपको याद नहीं? विकी ने कहा, आपने कल रात उनका गला काट डाला था और फिर हम उन्हें बिस्तर पलंग समेत दरिया में फेंकाए थे ताकि किसी को पता ही न चले। क्या? शैतान छाया और वो इंतकाम की आग में जलते हुए गुस्से में आपे से बाहर होने ही वाला था कि विकी ने इसे रोकते हुए कहा, मालिक, अब जबकि ये रो चुका है तो मरी हुई बीवी जैसी नन्ही सी बात पर खुद में वसा न बने। या क्या आप आपे से बाहर हो रहे हैं? मुआहदे का तो ख्याल करें। यूं शैतान को एक बार और अपना फसा जब्त करने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं, मैं गुस्से से नहीं बढ़ रहा। उसने कहा, लेकिन विकी, मैं तुम्हें साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ जो चाल खेली है वो अच्छी नहीं थी। शैतान को घर में बीवी न होने की वजह से तन्हाई महसूस होने लगी और कुछ दिन बाद उसने फैसला किया कि वो बाहर जाए और अपने लिए नई बीवी तलाश करे। और विकी, तुम? उसने कहा, मैं तय करूंगा कि जब मैं घर से दूर होऊंगा तो तुम खुद को मसरूफ रखोगे। यहाँ एक लाल रोगन का पैपा पड़ा है, इसे लो और अपना काम शुरू करो और जब तक मैं वापस आऊँ तो ये सारा मकान लाल रोगन से भर रहा हो। अलामत वाविल। सब कुछ भड़कीला लाल, विकी ने दोहराया। बहुत बेहतर मालिक, मुझ पर एतमाद करें। आप जब वापस आएंगे तो ये सब भड़कीला लाल ही होगा। आप बेफिक्र हो जाएं। अलामत वाविल। जैसे ही शैतान घर से निकला, विकी ने घर को आग लगा दी और कुछ ही देर में शुरू की लाल धुंध से सारा आसमान रोशन हो गया। शैतान आसमान पर लाल धुंध देखकर बड़ी तरह खौफजदा हवा और जल्दी से घर वापस पहुंचा। उसने देखा कि पूरा मकान आग का बगोला बना हुआ था। मालिक, आपने देखा? विकी ने कहा, मैंने वैसा ही कर डाला जैसा कि आपने कहा था। ये बहुत अच्छा नजारा पेश कर रहा है, ऐसा नहीं है क्या? मालिक। शैतान को इतना फंसा चढ़ा कि उसका दम घटने लगा। तुम वो बोलना शुरू ही हुआ था कि विकी ने इसे ये कहते हुए रोक दिया। मालिक, अब आप मकान को लगी आग जैसी छोटी सी बात को दिल पर मतने और ताना खाएं, या आप ऐसा करेंगे? जरा समझौते को ज़हन में रखिए। शैतान ने बड़ी मुश्किल से जब्त किया और कहा, नहीं, मैं फंसे में नहीं हूँ, लेकिन विकी, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं हूँ। अलामत वाविल। अगले रोज शैतान फिर से नई बीवी की तलाश में जाना चाहता था। उसने घर से निकलने से पहले विकी से कहा, देखो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम उस दरिया पर 3 पुल तामीर करोगे, लेकिन तुम उसके लिए लकड़ी, पत्थर, लोहा या मिट्टी इस्तेमाल नहीं करोगे, समझे? विकी ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे शैतान की बात सुनकर डर सा गया हो। ये मुश्किल है या आसान, लेकिन ये मेरे आने तक मुकम्मल होना चाहिए, शैतान ने कहा। विकी शैतान के जाने का मुंतजर रहा और जब वो चला गया तो वो मवेशियों के बाड़े में गया और शैतान के सारे मवेशी काट डाले। उसने उनकी हड्डियों से दरिया पर 3 पुल खड़े किए। एक में उसने खोपड़ी इस्तेमाल की, दूसरे में फसलियों की हड्डियां, जबकि तीसरे में टांगों की हड्डियां और कवर बरते। और जब शैतान वापस आया तो विकी उससे मिला और पुलों की तरफ इशारा करते हुए बोला, मालिक, देखिए, वो सामने ही 3 पुल जिनमें न तो लकड़ियां बरती गई ही, न पत्थर, न लोहा और ही मिट्टी का गारा। और जब शैतान ने ये जाना कि विकी ने पुलों के वास्ते हड्डियां हासिल करने के लिए उसके सारे मवेशी मार डाले थे तो वो गुस्से से इतना पागल हुआ कि उसका दिल चाहा कि वो विकी को कत्ल कर दे, लेकिन विकी ने इसे ये कहते हुए चुप करा दिया, मालिक, अब देखिए ना, आप चंद जानवरों की हलाकत वाली छोटी सी बात पर तो मत खाएं, या आप गुस्से से भड़क उठोगे। मुआहदा याद रखिए।
एक बार फिर ऐसा हुआ कि शैतान को वसा पहना पड़ा। नहीं, उसने कहा, मैं वसा नहीं खा रहा, लेकिन विकी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में तुम्हारे काम ठीक नहीं है। और फिर एक रोज शैतान नई बीवी तलाश करने में कामयाब हो गया और उसे साथ लिए घर आया। नई बीवी विकी को उस घर में देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शैतान से वादा किया कि वो लड़के को मार डालेगा। मैं ये काम आज रात करूंगा, उसने कहा जब वो सो रहा होगा। विकी ने शैतान की बात सुन ली और उस रात उसने मक्खन निकालने वाली मिट्टी और मदानी अपने बस्तर में गुलाब के नीचे छुपा दी और जहाँ उसका सर आमतौर पर धरा रहता था वहीं एक बड़ा गोला पत्थर रख दिया और खुद आतिशदान की तरफ लौटकर आराम की नींद सो गया। रात में शैतान ने अपनी बड़ी तलवार दीवार से उतारी और विकी के बस्तर की जानिब गया। उसकी तलवार का पहला वार वो पत्थर पर पड़ा जिसने तलवार में दंदाने डाल दिए। दूसरे वार पर उससे चिंगारियां फूटी। मुझ पर रहम हो, शैतान ने सोचा, उसका सर तो बहुत ही सख्त है, मुझे जरा नीचे वार करना चाहिए। अलामत वाविन। उसका तीसरा जोरदार वार मटकी पर पड़ा, उसके किनारे टूटे और मटकी बच गई। शैतान कहे लगाता अपने बस्तर की तरफ लौट गया। हाँ, उसने फख्र से बीवी को कहा, उस बार मैंने इसे मार ही दिया है। लेकिन अगली सुबह जब शैतान जागा तो वो हंसी न भूल गई, क्योंकि विकी जिंदा सलामत उसके सामने था और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या? शैतान हैरानी से चिल्लाया, कल रात जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें ये पता न चला कि तुमसे कोई शे बार बार टकराई थी? और मालिक, मुझे लगा था जैसे मेरे गाल पर कुछ मच्छर रेंग रहे हैं। विकी ने जवाब दिया, उसके सिवा मुझे और कुछ महसूस नहीं हुआ। फौलाद उस पर असर नहीं करता। शैतान ने अपनी बीवी से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं इस पर आग का इस्तेमाल करूं। शैतान ने चुनिचा उस रात विकी को भूसे वाले बाड़े में सोने का हुक्म दिया। विकी ने अपनी खटिया उठाई और बाड़े में जा बचाई, और जब अंधेरा छा गया तो उसने इसे उठाया और भोले वाले बाड़े में ले गया। वो सारी रात आराम से सोता रहा। रात में शैतान ने भूसे वाले बाड़े में आग लगा दी। सुबह होने से जरा कबल विकी ने अपनी खटिया दोबारा भूसे वाले बाड़े में जा बचाई और मुंह लपेट कर सो गया। सुबह होने पर जब शैतान बाहर आया तो उसने विकी को जले हुए और खंडर हुए भूसे वाले बाड़े में आराम से सोते देखा। वो सही सलामत था और आग में इसे छुआ तक न था। मुझ पर रहम हो विकी, वो चिल्लाया और इसे झंझोड़ कर जगाने लगा, क्या तुम सारी रात सोए रहे हो? विकी उठकर बैठा और उसने एक बड़ी जमाई ली। मैं रात भर अच्छी नींद सोया, लेकिन मुझे हल्की सी ठंड लगती रही। ठंड? शैतान खुद कपकपा कर रह गया। उसके बाद शैतान ने ठानी कि जैसे भी हो विकी से छुटकारा हासिल किया जाए। ये लड़का तो मेरे सर पर सवार हो गया है, उसने अपनी बीवी से कहा, अब मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए? उन्होंने आपस में पहले एक मंसूबा बनाया, फिर दूसरा, और फिर बालाखिर ये फैसला किया कि उस लड़के से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता बचा था कि वो विकी को वहीं छोड़कर कहीं और चले जाएं। मैं इसे जंगल में भेजूंगा और इसे कहूंगा कि वो सारा दिन वहाँ लकड़ी काटे, शैतान ने कहा, और जब वो जंगल में चला जाएगा तो हम अपना सारा सामान लिए कुश्ती के जरिए किसी जजीरे पर चले जाएंगे, और जब वो वापस आएगा तो उसे पता भी न होगा कि हम कहाँ गए। विकी ने उनकी ये तदबीर भी सुन ली और दूसरे रोज जब शैतान और उसकी बीवी को पक्का यकीन हो गया कि वो जंगल में लकड़ी काटने में मसरूफ है तो विकी चपके से लौटा और उसने खुद को बस्तरों के गुलाफों और चादरों के गठन में छिपा लिया। वो दोनों जब जजीरे पर पहुंचे और उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया तो उन्होंने विकी को बस्तर के गुलाफों और चादरों में लिपटा पाया। शैतान की बीवी ने तब होकर उससे गिला किया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, उसने कहा, तो तुम फौरन ही उस लड़के का सर कलम कर दो। मैं उसकी कोशिश पहले कर चुका हूँ, शैतान ने कहा, और मुझे पता है कि मैं इसे कभी भी नहीं मार सकूंगा। ये लड़का तो हम पर उस तरह छाया हुआ है जैसे दुनिया पर किसी वबा का साया फैला हो। मैंने उससे पहले भी बहुत से बच्चे देखे हैं, लेकिन विकी जैसे बच्चे ने मुझसे पहली बार ही देख ली है। ये तो मुझसे भी 4 हाथ बढ़ गया है। शैतान की बीवी फिर भी शैतान से नाराज ही रही। आखिर तंग आकर उसने बीवी को यकीन दिलाया कि वो एक बार और कोशिश करेगा ताकि विकी की गर्दन मार सके। ठीक है, उसकी बीवी ने कहा, आज रात जब वो सो जाएगा तो मैं तुम्हें इकट्ठा दूंगी। सामान बांधने, सफर करने और फिर सामान खोलने की वजह से शैतान की बीवी खुद बड़ी तरह थक चुकी थी, इसलिए वो लेटते ही सो गई। यूं विकी को फिर से एक मौका मिल गया कि वो शैतान की नई बीवी के साथ भी वही सलूक कर सके जो उसने पहली वाली के साथ किया था। उसने इसे जगाए बना बाजुओं पर उठाया और इसे ले जाकर अपने बिस्तर पर लटा दिया और खुद शैतान के साथ जाकर लेट गया। विकी ने शैतान को जगाया और इसे याद दिलाया कि उसने विकी का सर काटने का वादा किया था। बेचारा बोला शैतान उठा और विकी के बिस्तर की तरफ गया और उसने अपनी नई बीवी का सर भी कलम कर दिया। अगली सुबह जब इसे पता चला कि रात में इससे क्या हरकत सख्त हुई थी तो वो गुस्से से पूरी तरह भड़क था। विकी, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वो धड़ा, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
لیکن ماں، وکی نے کہا، آپ مری ہوئی بیوی جیسی چھوٹی سی بات پر کیوں کر آپے سے باہر ہو سکتے ہیں، یا آپ ہو رہے ہیں؟ علامت واویل، میں غصے سے بھڑک رہا ہوں۔ شیطان چھایا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اپنی نئی بیوی کو پسند کرتا تھا، وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایک اور بیوی مل پائے گی یا نہیں۔ اس لیے تم اپنی چیزیں سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور یہ کہ جلدی کرو۔ ٹھیک ہے مالک، وکی نے کہا، نہیں چلا جاؤ گا، لیکن پہلے آپ نے مجھے وہ ادا کرنا ہے جو میرا حق ہے۔ میں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ شیطان دھڑا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نے میرے گھر، میرے مویشی، میری پہلی بیوی اور دوسری پیاری سی بیوی چھین لی، اور ساری تباہی جو تم نے پھیلائی ان سب کی قیمت چکانی ہے۔ آپ غصہ کھا چکے ہیں اور آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ وکی نے کہا، اور اب آپ کو مجھے اپنی چمڑی کا ایک ٹکڑا، ایک اتنا بڑا ٹکڑا دینا ہے جس سے جوتوں کے جوڑے کے تلے بن سکیں۔ ہم میں یہی سودا طے ہوا تھا۔ شیطان پہلے تو دھاڑا، وکی کو ڈرایا دھمکایا، پھر منت سماجت کی، وہ رایا اور اس نے آسمان سر پر اٹھا لیے، لیکن وکی ڈٹا رہا اور وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ بالآخر شیطان نے وکی کو اپنی کمر سے کھال کا ایک بڑا ٹکڑا اتارنے دیا۔ شیطان کی چمڑی سے جوتوں کے تلے اتنے عمدہ بنے کہ پہلے اس طرح کے تلے کبھی نہ بنے تھے۔ یہ سال ہر سال پائیداری سے چلتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وکی اب بھی ان تیلوں والے جوتوں میں ہی گھومتا پھرتا ہے۔ ان تیلوں کی شہرت ہر سو ایسی پھیلی گئی، لوگ وکی کو دیکھ کر سڑک پر چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور اس کے جوتوں کے تیلوں کو تکنے لگتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے لوگ وکی کے گاؤں میں ان جوتوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ جب وکی کے جوتے دیکھتے ہیں تو ان کے منہ پر ایک ہی سوال ہوتا ہے، ہمیں بتا۔ وہ پوچھتے ہیں، تم نے اس کی، مطلب شیطان کی چمڑی کیسے حاصل کی؟ یہ سن کر وکی پہلے تو ہنستا ہے، پھر اس کا جواب سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، میں اسے اس لیے حاصل کر پایا کیونکہ میں کبھی غصے سے بھڑک کر آپے سے باہر نہیں ہوا تھا۔ جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، اس نے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے دوبارہ شرط نہیں لگائی۔